हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 टूरिज्म बुक का पढ़ने वाले हैं। एंड मैं आपको इसमें ये बता दूं कि हम लास्ट टाइम जो भी पढ़ रहे थे ये हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जिसमें हमने ये देखा था कि ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंस क्या होती है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर आप उसको लिंक करोगे कि ट्रांसपोर्ट का टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या चीज़ें हैं, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट का क्या रिलेशन है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। एंड देन फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि हम बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं उनके। देन जो हर एक मोड को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने सबसे पहले सेकेंड पार्ट में एयर ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया था। एंड एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कितने टाइप्स के होते हैं एंड कौन कौन से रेंज में कैसे कैसे एयर ट्रांसपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, और वो कैसे कितने परसेंट ऑफ उसमें इकोनॉमी में पार्ट ले रहे हैं। लाइक टूरिज़्म, मान लो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में रोल प्ले करता है हर एक कंट्री का। तो इकोनॉमी में जब वो रोल प्ले कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसका पार्ट है, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि ये हमारे उसमें जब आपने पढ़ा होगा कि 4 एज में आते हैं, ठीक है, वेट, हाँ, तो ये आपका 4 एज में आता है। तो जब आपका 4 एज का एक चीज़ नहीं होगा तो वो किसी भी काम का नहीं होगा टूरिज़्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो 4 एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी आपके लिए। तो उसमें हमने जस्ट ये पढ़ा कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको यहाँ पे है। मैंने सोचा थर्ड पार्ट काफ़ी टाइम बाद है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि हम एयर ट्रांसपोर्ट कर चुके थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रेल ट्रांसपोर्टेशन। आपको भी अच्छे से पता है कि रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सबको पता है। बट फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। देन उसके बाद हम रोड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके आगे हम कार रेंटल सिस्टम, जो कि आपको कार से रिलेटेड चीज़ें कुछ उसमें बताई जाएगी। देन शिपिंग ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा चैप्टर फिर होगा एंड। तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होगा, तो वो है रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन। अब रेल ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये देखना है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में किस तरीके से ये रोल प्ले कर रही है, या फिर हमारे वर्ल्ड में कैसे डोमिनेटेड रही है रेल ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज क्योंकि जब ऑटोमोबाइल चीज़ें नहीं थी ना, जब हमारा ये एज बिल्कुल भी नहीं था, उससे पहले से भी आपका ये जो रेल ट्रांसपोर्टेशन का जो मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह लो, ये इसका डोमिनेटेड पहले से ही डोमिनेट था। एक्चुअली ये पहले से ही इमर्ज हो चुका था। इवन क्योंकि जो ये ट्रेन्स थी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे कह लो, या फिर अभी भी फास्ट है, क्योंकि उसका जो नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क जो है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल नहीं है। बट क्योंकि ये इतना बड़ा है, आपका इतना पैसेंजर, इतना लगेज आ जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका एक जो नेटवर्क कह सकते हो रिफ्लेक्ट करता है बहुत कमर्शियल नीड्स को। कैसी कैसी चीज़ें, जैसे कैसी कैसी नीड्स आपकी इसमें पूरी होती है। तो जो नेशनल इकॉनमी है, अब शायद आवाज़ तेज़ होगी, तो जो नेशनल इकोनॉमी है आपकी, जैसे हॉलीडे पे जो टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जिसकी चॉइस होगी, अगर आप देखना चाहोगे तो उनकी चॉइस, सेकंड चॉइस होगी ट्रैवलिंग मोड का ये रेल ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि अब जो ये रेल का जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी कंट्रीज़ में है। ऑब्वियसली पहले जैसे यूरोप में आई थी, इस टाइम पे, उस टाइम पे जब यूरोप में आई थी तो काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट था इस पे, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रूट था, हाई स्पीड सर्विसेज। तो ये सारी, तो इसी चीज़ों की वजह से जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है आपको, तो उसी चीज़ों की वजह से जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बन गया एक तरीके से, काइंड ऑफ कि हाँ आप इससे ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट रेल लाइंस बनी गई है जो कि कमर्शियल पोटेंशियल से ज़्यादा उसमें कन्वर्टेड हो गई है अब, लॉन्गर कमर्शियल पोटेंशियल में ज़्यादा। अब के टाइम पे जैसे शॉर्ट लाइंस थी, तो अब वो लंबा रूट पे जाने लगी है। जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है आपका, रेल लाइंस है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव थी, सिस्टम थी, क्योंकि वे 17th सेंचुरी के आसपास से ही इतना ज़्यादा मूव होने लगा था। आपने जैसे यूरोप में पढ़ा होगा हिस्ट्री काइंड ऑफ चीज़ें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 19th सेंचुरी तक तो पहला आ चुका था रेल सिस्टम एग्जिस्टेंस में। क्योंकि जो रेल ट्रांसपोर्टेशन का जो एरा था वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरा कह सकते हो आप उसको। अभी तो हम 21st सेंचुरी में है ना, तो वो 19 के आसपास ही ऐसा आ चुका था। काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि उस टाइम पे जब ये आया था तो यूरोप में था, नॉर्थ अमेरिका, जापान, तो आता गया। ये रिप्रेजेंट करता है मेजर इन्वायरमेंट, किस चीज़ का, लैंड का, ट्रांसपोर्टेशन का, टेक्नोलॉजी का। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे इंपॉर्टेंट चेंजेस आएगी।
जैसे मूवमेंट ऑफ फ्रेट, मान लो पैसेंजर्स, तो आपका लगेज और ये सारी पैसेंजर चीज़ें ये आपकी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ कह लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है कैरी करने की, हैवी हैवी लोड्स कर लो, तो ये बहुत इसको एक यूनिक बनाती है, या तो काफ़ी एक्सेलेंट बनाती है। ठीक है, तो आपका टाइम एलिमेंट जो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, ट्रैवल टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, साथ ही साथ इंक्लूडिंग जो भी है प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा स्केड्यूल चेंज हुआ कह सकते हो। देन फिर आपका जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर सोशल इंटरेक्शंस कह सकते हो वो भी इम्प्रूव हुआ। इंट्रोडक्शन में जब स्टीम लोकोमोटिव आई थी 1829 के आसपास, ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, तो उसका ध्यान रखना। तो उस टाइम पे जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हुआ था पहले टाइम पे, मतलब फर्स्ट टाइम। तो जो अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल सेटिंग्स जो रेल लाइंस थी वो इस्टेब्लिश हुई थी बहुत डिफरेंटली, क्योंकि जो वैरायटी थी आपकी स्ट्रैटेजी की वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। रिसोर्स का देखना, सर्विस का देखना, रीजनल इकोनॉमी देखना, तो एक टेरिटोरियल कंट्रोल में लेकर आना, अचीव करना वो चीज़। जो फर्स्ट रेलवे आपकी कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट करते हैं जैसे कंपनी को कि वो ले कोई नेम सर्विस डेस्टिनेशन, और जो रेल सिस्टम जो हुआ इतना एक्सपैंड जो हुआ, तो बहुत सारे प्लेसेस पे जैसे आपका एक सिस्टमैटिक वे ही बन गया काइंड ऑफ, तो एक जगह से फिर दूसरी जगह पे ऐसे करते करते पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रेलवे का। ठीक है, जैसे रेल सिस्टम कह सकते हो आप। तो रेल सिस्टम जो आपका है ये इन्वॉल्व करता है एक रेगुलर स्केड्यूल बट रिजिड सर्विस। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्टेशन जैसे रोड ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निभाता है स्पेस से। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट मोड है ये काफ़ी ज़्यादा आपका फिजियोग्राफी में मतलब इनका कंस्ट्रेंट बन जाती है, तो कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पर मेंशन हो रखा है, तो वो हम देखेंगे। तो जैसे आपका फर्स्ट एयर स्पेस, तो जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा लो लेवल स्पेस कंजप्शन, जैसे लाइंस का देखा जाए तो टर्मिनल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है स्पेस का, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, तो ये इंक्रीज़ करना बनता है कॉस्टली, क्योंकि स्टेल टर्मिनल्स जो भी है आपके वो एक वेट लोकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड है और एक्सेसिबल भी है। तो मेजर इशू क्या रहता है कंसर्न कि राइट वे ऑफ रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चंक्स, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको सही से वो करना। देन फिर फिक्स करना एक नेटवर्क स्ट्रक्चर और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है सिक्योर करना कॉरिडोर्स वगैरह साथ में, तो उन सब चीज़ों पे ग्रेडियंट एंड टर्न्स, जैसे रेल ट्रांसपोर्टेशन आपको सपोर्ट करेगा इन ग्रेडियंट अप टू मतलब 4%। एग्जाम्पल ले लो 40 मीटर पर किलोमीटर, तो जो फ्रेट ट्रेन है वो रेयरली टॉलरेट कर पाएगा 1%, लाइक उसका जो भार कह सकते हो ना उस तरीके का। तो वो आपका ऑप्शनल फ्रेट जैसे जो होता है ऑप्शनल वो रिक्वायर करेगा 50 किलोमीटर। तो उन सब चीज़ों में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि एनर्जी कंजप्शन कितना रहता है, और फ्रेट जो ट्रैवलिंग ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस है वो कैसा है, तो आप उसमें ये चीज़ें देख सकते हो। तीसरा व्हीकल्स, रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि जो वाइड वैरायटी है डिफरेंट पर्पस है। जो लोकोमोशन टेक्नोलॉजी जो रेंजेस आई है स्टीम की, डीजल की, तो ये सारी इलेक्ट्रिक की, तो ये काफ़ी ट्रेंड में, जैसे स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्रेट वैगन्स, तो आपका वो देखना बनता है इन सब चीज़ों का। तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो खुद से। नेक्स्ट आपका यही आ जाता है जो स्टैंडर्ड ऑफ गॉजेस है, किसी में इतना मीटर है। ठीक है, जैसे आपका इन सब चीज़ कंट्री में मान के ले लो। दूसरा कि आपको इतना % ऑफ रेलवे का इतना चीज़ लगेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो दिखाया गया है कि आपको एक इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा। रेल सर्विस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें दोनों फ्रेट और पैसेंजर को आपको इसमें लेना पड़ेगा। फिर रेल सिस्टम जो है और एक अटेम्प्ट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है रेल सर्विस से अक्रॉस द कॉन्टिनेंट रीजन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल बन सकता है। साथ ही साथ एग्जांपल के लिए फ्रांस और स्पेन, जैसे इन सब चीज़ों के बीच में है रशिया चाइना वगैरह का जो पोटेंशियल है यूरेशियन लैंड ब्रिज का, ये ज़्यादा
देखा गया है डिफरेंसेस ऑफ कॉजेज़ का। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या रिलेट करता है कि जो ओनरशिप है ट्रैक की, रोलिंग स्टॉक, जो मैक्सिमम लेंथ, ये सारी चीज़ों का, और ये सारा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कैपेसिटी ऑफ रेल सिस्टम कि क्या कैपेसिटी हो सकती है उसकी। तो पर्टिकुलरली अगर ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा तो उसके साथ साथ आपका ट्रैक जो है प्राइवेटली ओन्ड हो जाएगा। तो बेसिकली जो ऑपरेटर है वो फ्री है लोकेट करने के लिए सर्विस विदाउट मच कॉम्पिटिटिव हिंड्रेंस, मतलब प्रॉब्लम्स। तो ये आपको ट्रैक करता है पब्लिकली ओन, और फिर उसके बाद रिजर्व कर लेना नेशनल रेल के एरिया, ये सारी चीज़ें, तो उसको प्राइवेट ऑपरेटर्स भी ऐसे करके चला सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे और रेल का ये था। बट मेरे हिसाब से जो मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा जो रेलवे का जो था नीचे का थोड़ा अजीब सा टॉपिक था, तो मैंने जहाँ तक देखा है तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया, रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसका क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपको आ सकता है इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन। एंड हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कह सकते हो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो ये आपको आ सकता है। जो स्ट्रक्चर नेटवर्क है जो अभी मैंने ये बताया है, तो वो चीज़ यहाँ तक आप पढ़ लेना, वैसे मुझे नहीं लगता, बट देख लेना एक बारी। तो आपका जो रेलवे का जो भी इम्पोर्टेंस था वो सिर्फ यहाँ तक था। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बार बार रीड करना, क्योंकि मैंने अभी एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट स्टिल मैंने ऊपर का पार्ट थोड़ा सा पढ़ा था एंड ये मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस पर वापस से वीडियो बनाऊँगी, एंड इस चैप्टर पे भी, क्योंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है। और जैसे कि अभी मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मेरा कुछ चल रहा है जैसे पढ़ाई वढ़ाई, तो उस चीज़ में मैं इसको नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मे बी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसा पढ़ के एंड फिर बता रही हूँ, तो इससे बेटर ये है कि अभी बेसिकली थोड़ा सा बेसिक्स समझने के लिए आप इसको देख सकते हो, नहीं तो मैं इसको एक कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में बना के वीडियो PDF या फिर कुछ भी करके शेयर कर दूँगी, जिससे आपको बहुत ईजीली ये आपके माइंड में बैठ जाएगा चीज़ें एंड कंसेप्ट दोनों। सो बेसिकली गाइस, आपका जो भी ऊपर का टॉपिक था रेल ट्रांसपोर्टेशन, देन आपका आ जाता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली हमने जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे उसमें से हमने एक एयर कर लिया, रेल कर लिया, देन आपका आ जाता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये आपका 1 मार्क्स में, कहाँ गया, चल क्यों नहीं रहा, हाँ 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देन आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कब बनी थी, वो एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में बनी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में एंड 2 मार्क्स में भी ऑब्वियसली, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में आप यही सब पढ़ने वाले हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और नेशनल हाईवे का, ठीक है। तो इनके अंडर है इन सब चीज़ों को देखना। जो अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनलाइज्ड है एंड फैब 95 से अपॉइंट की गई थी, फुल टाइम चेयरमैन और बहुत सारा मेंबर्स। तो आप इसमें से ये चीज़ें देख सकते हो एंड इसको खुद से पढ़ो, क्योंकि 65% ऑफ फ्रेट, 85% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक कैरिड बाय द रोड, ये सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम सीधा कहाँ आ जाएंगे, वेट मैं आपको बता देती हूँ। नेशनल हाईवे हाँ, नेशनल हाईवेज जो है इसका टोटल लेंथ इतना है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। इसकी जो डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव अपग्रेड करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हाईवेज को, बहुत सारे फेजेस में बांटा गया है इसको। साथ ही साथ तो इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी है उसको हम NHDP कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके फेजेस जो भी हैं अब हम वो पढ़ेंगे। फेज़ 1 अप्रूव बाय कैबिनेट कमेटी, ऑब्वियसली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही अप्रूव करेंगी इन सब चीज़ों को, जो कि आपका फुल फॉर्म आ जाए, ये शॉर्ट फॉर्म है, वो फुल फॉर्म था। एंड दिसंबर 2002 में इतना पैसा लगाई थी एंड ये चीज़ें करवाई थी। तो आपको अब क्या करना है, ये देखना है कि रोड में नेशनल हाईवेज़ को लेके NHDP को लेके कितने फेजेस आए, वो आपको पेपर में ज़रूर आएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 4 या 5 नंबर का ये आ सकता है। फेज़ 2 कब हुआ था, ऑब्वियसली अप्रूव कौन करेगा, ये CCEA, CCEA। फिर डेट एंड ईयर देखना है आपको। देन फिर ये 3rd 2005 में और अप्रूव हुई थी, गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसको एंड उस पर ये सारी चीज़ें लगी। फिर 4th नहीं 5th, फिर 6th,
फिर 7th, ऐसे कर करके NHDP फेजेस आए, अप्रूव हुए एंड देन उस पर कुछ कुछ काम किया गया, पैसा लगाया गया एंड देन उस पर वर्क हुआ फॉर द डेवलपमेंट चीज़ें। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं चीज़ें कुछ अलग अलग, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको।